नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। गुजरात में आज विराट जीत के बाद सरकार की शपथ का दिन था। शपथ ग्रहण में मोदी शाह भी पहुंचे। 16 विधायकों को मंत्री बनाया गया। तस्वीरों में यह सब दिखा, टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। लेकिन इस समारोह में 2024 के लिए कैसे बीज बोया गया, कैसे 2024 के टारगेट के लिए मोदी ने गुजरात की टीम सेट कर दी है, वो तस्वीरों को गौर से देखने पर समझ में आता है। पहली बात, हाथ में गीता लेकर शपथ, मतलब हिंदुत्व का मैसेज लाउड एंड क्लियर था। दूसरा, मंत्री पद के लिए संतुलन, जाति का संतुलन, उम्र का संतुलन, रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वालों को इनाम, आदिवासी, क्षत्रिय, ओबीसी, दलित, महिला, सबके प्रतिनिधित्व का मंत्रिमंडल। मोदी राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों से अलग से मिले। और सबसे बड़ी बात, मंच और उनका जनता को बार बार झुककर नमन करना। स्ट्रैटेजी से लेकर कनेक्ट तक हर तस्वीर में अपना संदेश छिपा था। जिस दिन यूपी के नतीजे आए थे, मोदी उस दिन गुजरात में रोड शो कर रहे थे। जिस दिन गुजरात के नतीजे आए, मोदी कार्यकर्ताओं को 24 का मंत्र दे रहे थे। आज गुजरात में शपथ ग्रहण के बाद मोदी ने 24 के लिए गुजरात की स्पेशल 16 की टीम तैयार कर दी है। अगले साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। मोदी राज्य राज्य में ऐसी ही टीम तैयार करते चलेंगे। ग्राउंड पर कार्यकर्ता, एक्शन में टीम और मोदी का चेहरा। क्या 24 में विपक्ष के पास इसका कोई जवाब है? अगर नहीं, तो क्या कोई इसके जवाब की तैयारी हो रही है? आज मुकाबला में इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुजरात की जीत पर आज क्या कहा। मोदी आज ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो आज गुजरात की जीत मोदी के विश्वसनीयता की जीत है। पूरे लोगों ने जा जाके गालियां दी और गुजरात की जनता ने टोकरी में भर भर के मोदी को वोट दिया। और आज पूरे देश में आने वाले दिन में 2024 का चुनाव आएगा। मोदी को पूरे भारत के लोग गुजरात की तरह ही विकास के लिए और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को ऊंचा करने के लिए और भारत के विश्वसनीयता को पूरी दुनिया में तिरंगा झंडा को फहराने के लिए मोदी को ही भर भर के, जैसे गुजरात में दिया है, 24 में भी लोग विजय बनाएंगे। अगर 303 सीट 2019 में मिला है तो अगला 400 के पार होगा। तो 400 के पार होगा 2024 में। ये बातें अब बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से होने लगी हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक, महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज जो तस्वीरें देखने को मिली हमें गुजरात में, ऐतिहासिक दिन था बीजेपी के लिहाज से, लेकिन इसे 2024 का आगाज भी समझा जा रहा है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन भी आज बीजेपी की तरफ से किया गया। सवाल यह है, इसका तोड़ विपक्ष के पास क्या? देखिए, तोड़ तो विपक्ष को ही ढूंढना है। वो जैसे ढूंढे, चाहे मोर्चा बना के ढूंढे या मेन फ्रंट, थर्ड फ्रंट, सेकंड फ्रंट करते रहे, वो उनका काम है। बात यह है कि जिसे आप शक्ति प्रदर्शन कह रही हैं, मैं उसे कह रहा हूं कि ये बीजेपी में जब 18 राज्य में उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो क्यों नहीं दिखाएंगे? उनको घर में रखने के लिए रखा है। जो अपोजिशन कहती है कि हर चुनाव में मंत्री उतार देते हैं, सांसद उतार देते हैं, जब हमारे पास हैं तो हम क्यों नहीं उतारेंगे? उनको घर में बैठने के लिए तो नहीं जितवाया है। और गुजरात मोदी जी से भावनात्मक तौर पे जुड़ा हुआ है। एक कार्यकर्ता से लेके आज प्रधानमंत्री तक का सफर इसी गुजरात से उन्होंने शुरू किया। और इसीलिए जब वहां जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह जाते हैं, वो गुजराती हो जाते हैं, गुजरात के हो जाते हैं। और शायद इसीलिए आज शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने बिल्कुल नतमस्तक होकर अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को उनके सामने शीश नमन किया। 24 का चुनाव एक उम्मीद से भरोसे का चुनाव है। जब मोदी जी को चुना गया था तो जनता ने उन्हें उम्मीद पे चुना था, और इस आता है तो चुनाव है और जनता का भरोसा उन पे है। एक प्रधानमंत्री के तौर पे, एक शासक के तौर पे,
एक भारत के एक नई गति, नई दिशा देने के लिए जी। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि 24 के चुनाव में कोई दिक्कत है। विपक्ष संगठित हो 29 के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए महिमा सिंह जी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूं। महिमा जी, जिस तरीके की चर्चाएं अब हो रही हैं और जिस तरीके की तस्वीर गुजरात में देखने को मिली और जैसे नतीजे आ रहे हैं एक के बाद एक, उसको देखकर नहीं लगता कि चुनौती बड़ी है 2024 के लिहाज से? बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। फैज साहब ने बहुत पहले बहुत ही ऐसी पंक्तियां कह दी थी जो आने वाले युगों युगों तक रेलेवेंट रहेंगी, प्राची जी। और मैं अभी बात सुन रही थी, ये गुमान, ये अहंकार मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समूह के लिए, किसी भी पार्टी के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होता। उसके स्वास्थ्य के लिए अहंकार बहुत खराब है, खास तौर से वहां जहां लोग शामिल हों। अभी आज ही हमारे नेता हैं और हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन हैं पवन खेड़ा जी ने आज ही एक बड़ा खुलासा किया है और कांग्रेस पार्टी उस दिशा में काम कर रही है। गुजरात में आज जहां एक और शपथ ली गई है, वहां दूसरी ओर एक बड़ा खुलासा सामने ये आया है कि दूसरे चरण के चुनाव के दिन आखिरी 1 घंटे के अंदर, प्राची जी, करीब 16 लाख वोट 1 घंटे के अंदर गिर गए, जो कि मानवीय तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि एक वोट देने के अंदर के लिए 60 सेकंड के आसपास लगता है। तो ये इस डेटा के हिसाब से जाएं और जो कुछ भी सामने आ रहा है, जिस पर हम लोगों का एनालिसिस चल रहा है, तो हम देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर से तो उसी दिन विश्वास उठ गया हाल ही में, जब रानीप के अंदर नरेंद्र मोदी जी रोड शो करते हुए नजर आए और इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट के बावजूद उस पर कोई कदम नहीं उठाया। उसके अलावा हमने जब इनका भाषण हुआ मोदी जी का विजय होने के बाद, तो उन्होंने भूपेंद्र पटेल का श्रेय भी लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इन्हें यदि इनका जो अंत आएगा ना, वो इनके अपने लोग जो बागी होने शुरू हो गए हैं अभी, वो ही लेकर आएंगे। लेकिन गुजरात चुनाव में महिमा जी, आपके कितने लोग छूटकर बीजेपी में गए और बीजेपी में चुनाव लड़े और जीत भी गए, इस तरफ भी तो आप गौर करेंगे ना। कांग्रेस पार्टी ने सफर किया ना प्राची जी, उसी तरह से भाजपा की सफरेंस अभी शुरू हुई है। अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के विषय में मैं अभी बात सुन रही थी। अभी परसों हम चर्चा कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। उस समय भी आपके एक पैनलिस्ट हैं जो उस डिबेट में मौजूद थे, और मैंने ये पूछा था कि 200 समूह ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में जो अपने प्रथागत विधियों का पालन करते हैं, कस्टमरी लॉज का पालन करते हैं। और आप जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आपके पास क्या तैयारी है उन ट्राइब्स के लिए, आदिवासियों के लिए? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, उत्तर होता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो है अपीजमेंट की राजनीति ये लोग करते हैं। ठीक है महिमा जी, लेकिन उसी अपीजमेंट की राजनीति पर जनता भी तो मुहर लगा रही है ना, इससे भी तो डिनाई नहीं किया जा सकता है। जनता, अगर आप कह रही हैं कि अपीजमेंट की राजनीति है, तो जनता उसे नकार क्यों नहीं रही है? सवाल इस बात को लेकर भी है ना। आप अकेले गुजरात के नतीजों को न देखें, आप उस दिन आए हुए हिमाचल के नतीजों को देखें, पिछले दिन आए हुए एमसीडी के नतीजों को देखें और सारे बाय पोल्स के नतीजों को देखें, तो आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल महिमा जी, वो तमाम नतीजे भी देखे जा रहे हैं और उन नतीजों पर भी इतनी ही चर्चा की गई है जितनी गुजरात के नतीजों पर कर रहे हैं। खैर, जफर इस्लाम जी, ये आपका अहंकार है, महिमा जी कह रही हैं ये आपका अहंकार है और पतन की शुरुआत हो चुकी है। 2024 में चुनौती आपको मिलेगी कांग्रेस की तरफ से। मैंने तो अभी एक अल्फाज भी नहीं कहा, तो अहंकार कहां से आ गया? सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने इतनी प्रचंड बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को दी। ये सारा इसका श्रेय जो है गुजरात की जनता को जाता है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जीत नहीं दिलाई, ऐसी जीत दिलाई ताकि सारे देश में देशवासी देखते रहे कि जीत इसे कहते हैं। और 2024 के दरवाजे पूरे तरह से भाजपा के लिए खोल दिए गुजरात की जनता ने। अब जहां तक बात है कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रहे थे उसके बारे में जवाब देता हूं। देखिए, हमारे यहां ना तो अहंकार होता है और ना कोई पद का कोई जो है पद की एक गरिमा होती है। गरिमा इसलिए होती है कि हमारे यहां पद को सिर्फ एक मीन्स या एक इसके तरह देखा जाता है कि उसको उसके माध्यम से हम जनता की सेवा कैसे करें।
कोई परमानेंट पोजीशन नहीं होती, किसी की भी परमानेंट पोजीशन नहीं होती। सत्ता में आने का सिर्फ एक मकसद होता है कि जनता को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, प्रदेश को मजबूत करना है। हमारी कोशिश ये होती है कि प्रदेश को मजबूत करे, प्रदेश की जनता को मजबूत करे। इनकी कोशिश होती है पद के लिए या परिवार के लिए। अब जनता ने इसको स्वीकारा नहीं। पद के लिए ये लड़ते हैं, केजरीवाल जैसे लोग पद के लिए लड़ते हैं और ये परिवार के लिए लोग लड़ते हैं, कांग्रेस के लोग। तो दोनों चीज को नकार दिया। तो इसमें हमारा अहंकार कहां? आप तो जनता को आपने बिल्कुल साइड में रखा, इसलिए जनता ने आपको ये अपनी ताकत दिखाई है। नहीं जफर जी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जनता ने आपको भी तो नकार दिया। जनता की ताकत सबसे बड़े। जफर जी, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जनता ने आपको भी तो नकार दिया। इसमें पद और परिवार कहां से आया? गुजरात आप जीत गए, लेकिन आप एमसीडी हारे, आप हिमाचल हारे। अब मैं इसका जवाब उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, आपने अगर देखा होगा गुजरात में वोटिंग परसेंटेज आपने देखा 53-54% जो है भारतीय जनता पार्टी को, 27% और 13% बाकी दूसरी पार्टियों को। तो उससे क्या समझ में आता है? फिर अन्य को कुछ मिल गया कि एक प्रचंड बहुमत, एक बड़ा जो है 53-54% जनता जो है एक पार्टी को वोट दे रही। आप जरा हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में आ जाइए। मैं आ रही हूं आपके क्या पास। इतना ही मार्जिन है? डबल का मार्जिन है। 27 दूना 54 होता है। क्या 27 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 है? वहां पर का 0.9 का डिफरेंस है, सिर्फ मात्र 0.9 का। तो इससे समझ में आता है कि जनता वहां भी हमें चाहती थी। ये अलग बात है, छोटा स्टेट है, प्रदेश है, 100 वोट, 57 वोट, 58 वोट माने रखता है। 0.9%। ठीक है जफर जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जफर जी आप भी जानते हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं आप राजनीति को। तो राजनीति में हार और जीत सर मायने रखती है। हाँ, लास्ट बात कह रहा हूं मैं, एक मिनट, लास्ट बात कर रहा हूं। मैं इस हार को स्वीकार करता हूं और जनता के सामने नमस्तक होकर उनसे फिर से कोशिश करने की, जो हमें जो क्षमता है उससे फिर से कोशिश करके उनकी सेवा करने का एक जो है संकल्प लिया है, वो हमने लिया है। चलिए ठीक है, आप हिमाचल की हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन गुजरात के मैंडेट से बीजेपी गदगद है, कॉन्फिडेंस हाई है, ये तो नजर आ रहा है। मैं आऊं महिमा जी आपके पास, उससे पहले संजय जी का मैं एक रिएक्शन ले लूं, बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। बात यही कहना जरूरी है प्राची, 30 सेकंड में। हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड से भी कम में कहूंगी। इनसे इस बात का उत्तर लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में इनका वोट शेयर कितना गिर गया, 5%, और गुजरात के अंदर वोटर टर्नआउट कितना गिर गया। लोगों को जो इन्होंने डरा धमका के बैठाया हुआ है, जो वो डरते हैं सरकार के खिलाफ बोलने से, वहां वोटर टर्नआउट गिर गया। हिमाचल में वोट शेयर इनका गिर गया, हमारा मैं इस पर चर्चा करूंगी महिमा जी, मैं आपसे भी इस पर सवाल लूंगी, लेकिन पहले मैं संजय सिंह जी से एक सवाल ले लूं। संजय सिंह जी, गुजरात के माफ कीजिएगा संजय मिश्रा जी, ये जो गुजरात के नतीजे आए हैं, इसके बाद अब जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो 400 पार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कॉन्फिडेंस बीजेपी का हाई है इन गुजरात चुनावों के बाद। अब इसके आगे विपक्ष की भूमिका क्या? 2024 में कैसे होगी चुनौती? बीजेपी 400 की पार की बात करे, मैं तो कहता हूं ये 600 पार कर जाएं इस बार। 400 पार क्यों, 600 पार। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई मतलब नहीं है इस सरकार को। और देखिए यहां पे क्या होगा। अभी पहले कांग्रेस और बीजेपी, जनता के पास कोई अल्टरनेट नहीं था। जहां तक जफर साहब ने कुछ राज्यों की बात की और केंद्र की राजनीति की बात की है, ये लोग आश्वस्त थे दोनों दल, 5 साल मैं और 5 साल तू, तीसरा कौन। कुछ राज्य ऐसे हुए जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पे थर्ड फ्रंट आकर के सत्ता में लोग अपनी भागीदारी निभाई, लेकिन उसमें सहयोग ये लोग कर रहे थे, यानी वहां भी ये झुके नहीं हैं। आज जफर साहब से एक बात करूं कि क्यों देश के लोगों में शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया जाए। आप बिहार में नीतीश जी के साथ 15 साल शासन किए हैं, बिहार में शिक्षा का स्तर आज क्या है? उत्तर प्रदेश का शिक्षा का स्तर आज क्या है? क्या जनता का संविधान हक जनता को नहीं देती है कि शिक्षा का अधिकार उनका सर्वप्रथम उनको शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाए? और यदि हमारे देश की जनता को शिक्षित बनाने में सरकार कारगर हो जाती है, सही उसके लिए नियम कानून व्यवस्था बना देती है, सही सुविधा मुहैया करा देती है, तो मैं समझता हूं कि 50% तकलीफ दूर हो जाता है देश का। आप क्या कर रहे हैं और अभी तक की राजनीति में क्या हो रहा था? मैं ये बात बार बार उठा रहा हूं, मैं कल से ये बात कह रहा हूं
कि जनता को अंधेरे में रखकर ये दोनों दल किस तरह से देश के जनता को भ्रमित करने का काम किए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्होंने देश में आने के बाद कुछ नई चीजें लेकर के आए हैं। जफर साहब से भी सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी सवाल है, पंजाब के अंदर या जहां भी आप लोग एक विधायक एक बार चुन लिया, दूसरी बार आप दोबारा विधायक हो गए तो आपका एक पेंशन शुरू हो गया और दूसरे की सैलरी शुरू हो गई। ये लूट आप लोगों ने मचा रखी है। आज यदि 8 बार मैं आता हूं 8 बार मैं कंप्लीट कर लूं, एक सेकंड में टॉपिक से थोड़ा सा बाहर निकल नहीं, ये जो रोते हैं ना, ये जो रोते हैं 2024 के लिए पूछ रही थी, ये जो पैसे हाँ 24 में जा रहा हूं, 24 के लिए पूछ रही थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 में भी जो फ्री पॉलिटिक्स या जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं रबड़ी, नहीं आप मत कर, मैं खत्म कर रहा हूं, उसी पे आ गया, 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूं मैं। ये जो कह रहे हैं ना, अब जनता समझदार है, जनता जानती है कि ये मूर्ख बनाते रहे आज तक, इनके घर भरने चाहिए, इनको सब कुछ फ्री चाहिए, इनको मोबाइल फ्री, घर फ्री, बिल फ्री, सब कुछ फ्री, जनता को फ्री नहीं मिलना चाहिए। अब जो 2024 में होगा वो अरविंद केजरीवाल तो आप वो फ्री उस वाली मुद्दे के साथ में जो आप ऑप्शन के लिए जनता के बीच में है, जो लेकर आप गुजरात में गए थे, जो लेकर आप उत्तर प्रदेश में गए थे, जो लेकर आप उत्तराखंड में गए थे, हम लेकर के पूरे देश में जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, तो जनता ने विश्वास नहीं किया सर, गुजरात में भी नहीं किया, लिख के दिया था आपने, बिल्कुल 2024 के लिए लिख कर दिया था आपने, रिपोर्ट बताई थी, बिल्कुल किया है। 13% 10 साल के अंदर कोई पार्टी है जो सामने आकर के बताए बीजेपी जरी बड़ी बड़ी बात करती है, ठीक, अब बताइए 70 साल में कहां पहुंचे? तो इसके 13% का जो वोट बैंक है उससे आप 2024 में चुनौती पेश करेंगे, मुद्दे आपने क्लियर कर दिया। खैर अजय आलोक जी, जो बातें यहां पर हो रही हैं और जैसे जैसे अपना अपना वोट शेयर अपनी डेफिनेशन में बताया जा रहा है, और जो संजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दों को कांग्रेस और बीजेपी जनता के बीच में जाने नहीं देती, ये जो चुनाव हो रहे हैं उनमें तो कम से कम देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता उन मुद्दों पर वोट कर रही है जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जनता तो मुद्दों पर ही वोट करती है, भरोसे पे ही वोट करती है। चिंता इनको होनी चाहिए कि 2020 से 2022 में अचानक क्या हुआ केजरीवाल जी को कि एमसीडी में वोट शेयर गिर गया 12%, में बिल्कुल वोट नहीं आ रही है। चिंता इसमें भी करना चाहिए कि 8 साल हो गए दिल्ली में लोकपाल नहीं आया। चिंता इसमें भी करनी चाहिए कि अन्ना हजारे क्यों आप लोग के लिए अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं। चिंता यह भी करना चाहिए कि हिमाचल जाके तुरंत भागना क्यों पड़ गया। गुजरात में लिख के सरकार बना रहे थे, तो बहुत सारी चिंता करने की विषय है तमाम दलों के पास, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं, आम आदमी पार्टी के पास भी, और ये जनता समझती है। और जनता को जिसकी चिंता करनी है वोट उसी को दे देते हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हमें जनता के विजडम पे, जनता के मताधिकार के अधिकार को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और ना मतदाता इतना बेवकूफ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको बेवकूफ बना के रह लेगी। अगर यही होता तो 2 सीट से 303 का सफर नहीं होता और 404 से 54 का सीट नहीं होता, और ना आपका मतदान घटता एमसीडी में। इसलिए जनता के विवेक पे प्रश्न मत उठाइए। 24 में अपनी अपनी बातें सब कोई रखेंगे, जिस पे जनता का भरोसा होगा वो जनता जीतेगी। ठीक है, संजय मिश्रा एक सवाल कर लूं मैं आपसे। अजय जी से सवाल है, छोटा सवाल है। आपको जो शिक्षा का स्तर है बिहार का, क्योंकि आप बिहार से आते हैं इसलिए मैंने आपसे स्पेशली पूछा है, आप खुश हैं उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश हूं मैं। तो आपने आवाज उठाई, आपने आवाज उठाई, आप सत्ता में भी रहे, आप इसलिए 1 मिनट अब सुन लीजिए। नहीं मैं सवाल कंप्लीट अब आप सुनिए। नहीं बहस नहीं करूंगा, सवाल कर रहा हूं। बिहार, हाँ, आप ही बोल लीजिएगा, मैं ऐड कर दूं एक चीज। आपने कहा खुश नहीं है, आप जेडीयू के समर्थक रहे, आप नीतीश जी के साथ रहे, आपने कभी आवाज उठाई? सरकार जो लंबी चल रही है, 8 बार के मुख्यमंत्री हैं। जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। मैंने जेडीयू में रह के भी इसके लिए आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, और हमने बहुत हद तक मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि इसको सुधारने का भी। अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ। हमारे सत्ता में जब नीतीश कुमार आए थे तो 48,000 स्कूल होते थे, आज बढ़ के 78 थे, तो ड्रॉप आउट रेट 13.5% था। बहुत प्रयास किया तब भी 0.5% है ही अभी। शिक्षा का स्तर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं उसमें 0% इंप्रूवमेंट हुई। इसलिए क्योंकि पंचायतों को अधिकार दे दिया गया निकाय चुनाव के तहत कि मुखिया लोग टीचर अपॉइंट करेंगे। हर एक मुखिया भ्रष्टाचार कर करके टीचर ले आया, ऐसे टीचर जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है। ये बात भी हमने मुख्यमंत्री को बताई, उनको जब पता लगा तो कहे कि अब पंचायत का अधिकार छीनना पड़ेगा। डेमोक्रेसी है सर।
और इन्हीं आपको मुद्दों कुछ को ना लेकर कुछ तो strict बात कर रहे हैं ना कदम तो संजय उठाने मिश्रा जी पड़ेंगे। की। गलत ये- गलत ये नियम मुद्दे है अजय जब जी, उठा आप रहे मानते हैं कि इससे संजय जनता मिश्रा जी, को मैं बिहार पर जनता चर्चा के नहीं बीच कर रही हूँ, जाकर लौट के के काम करने वापस की आ जाते हैं आवश्यकता है। 2024 पे। सर हम इस पे नहीं उलझे रह जाएंगे, आपने सवाल पूछा, अजय आलोक जी ने आपको जवाब बिल्कुल, दे दिया। धन्यवाद। 2024 को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, चुनौती को लेकर चर्चा हो रही है। मैं कांग्रेस को चर्चा में ले आती हूँ। महिमा जी जिस वोट शेयर की बात कर रहे थे, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोट शेयर की परिभाषा अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, अपने अपने हित में दे रहे हैं, लेकिन सवाल 2024 को इसलिए लेकर खड़े हो रहे हैं कि आप जो मुद्दे उठाते हैं उस पर जनता यकीन क्यों नहीं कर पा रही है। गुजरात में आपकी जो हार है वो बहुत मुश्किल हार है मैडम। मुश्किलों से कहाँ कभी डरी है कांग्रेस प्राची जी। हम तो स्वतंत्रता संग्राम से उपजी हुई पार्टी, उपजा हुआ एक मूवमेंट है, तो हम डरते नहीं है मुश्किलों से। और एक मोदी नाम की मुश्किल भी है, उसका भी सामना कर रहे हैं और करेंगे डट कर। अभी बात हो रही थी कि मुद्दों पर वोट क्यों नहीं होती। आपने एक बड़ा सटीक सवाल पूछा और ये हमारे मन में भी एक बहुत परेशान करने वाला एक सवाल है, हमें विचलित करने वाला सवाल है कि वोटर ये बोल रहा है, कैमरास पे बोला, न्यूज चैनल्स पे आया कि हमारे मुद्दे हैं। हाँ, मोरबी हुआ, एक नए खिलाड़ी को मोरबी का वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, या बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, ऊना भी हो चुका है, ड्रग गेट भी बन गया है गुजरात, और चाहे जहरीली शराब से मौत भी हो रही है, चाहे भुखमरी से बच्चे त्रस्त हैं, चाहे 1.5 करोड़ लोग गरीबी से नीचे रेखा से नीचे चले गए, फिर भी हम तो मोदी को वोट करेंगे। ये जो भाजपा ने इस देश के अंदर एक बरगलाने का काम किया है, जो स्थानीय चुनावों को भी, जो विधानसभा चुनावों को भी इन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता पे लड़ने का काम किया है, ये सबसे बड़ा आघात है लोकतंत्र के स्वास्थ्य के ऊपर प्राची जी। क्योंकि देखिए, स्थानीय लोग ये नहीं देख पा रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका कारण भाजपा है जो वो नहीं देख पा रहे हैं। नहीं महिमा जी, देखिए चुनाव आप हार रहे हैं, आपके मुद्दे जो आप जनता तक लेकर जाना चाहते हैं वो मुद्दे आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इससे आप जनता के विवेक पर और जनादेश पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। मैं ये वाक्य पूरा कर दूं, मैं बिल्कुल जनता के विवेक पर नहीं बल्कि भाजपा की दोहरे चरित्र पर इंगित कर रही हूं कि उन्होंने ये लोगों को भुला दिया है कि जब आपके यहाँ पर सड़कें खराब होंगी, पानी नहीं आएगा, रोजगार नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो आप मोदी जी के पास महिमा जी इतना डराएंगे कि 8 साल से वो सत्ता में है, गुजरात में 27 साल से वो अपनी सत्ता में काबिज है, एक बार फिर से रिपीट कर गए। जनता है मैडम, जनता है, उसे आप ज्यादा नहीं डरा सकते हैं। ये तो कम से कम आप नहीं कह सकती हैं महिमा जी। ये तर्क तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई वैलिड तर्क है कि जनता को डराया जा रहा है। गुजरात चुनाव में भी आप लोग यही बात किया करते थे महिमा जी, लेकिन जनता ने नकार दिया आप लोगों को। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप और लगातार चर्चा जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले महिमा जी ने एक पॉइंट उठाया था, जफर इस्लाम जी, मैं चाह रही हूं उस पर आप रिएक्शन दे दें कि आप जनता को बरगलाते हैं, आप जनता को डराते हैं, यही वजह है कि लगातार आपको मैंडेट मिल रहा है। देखिए, ना तो जनता को कभी हमने डराया है ना वर्गलाया है। जनता को डराने वर्गलाने का काम तो जो ऑपोजिशन में पार्टियां बैठी हैं, खासकर जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, वो करती है। हमने तो बार बार कहा है, एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि जनता का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका वक्तव्य सुना है आपने कभी? जरा सुनिए तो सही। एक सुप्रीम लीडर अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह के आदेश देता है कि जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना है, जनता के लिए मर मिटना है, इसलिए और देश के लिए अपने पूरी जान लगा देना है। क्यों ना हम प्रदेश के उन्नति के लिए काम करें, क्यों ना जनता की उन्नति के लिए काम करें, उत्थान के लिए काम करें, क्यों ना देश को सुरक्षित बनाने का काम करें। क्या गलत है? बॉर्डर स्टेट है गुजरात, अगर उसमें ऐसी बातें उठती हैं तो ये जरूरी है कि आप उसका समर्थन कीजिए। आप क्यों ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आपकी बातों को यूनाइटेड नेशंस में विदेशी प्रधानमंत्री उठाते हैं? ऐसे विदेश का ऐसे का मुल्क जिससे हमारी दुश्मनी है, उसके प्रधानमंत्री जाके हमारी बात, हमारे अपोजिशन के लीडर की बात उठाते हैं? क्यों ऐसा मौका दें? हम तो सिर्फ कहते हैं कि भाई एकजुट होके, इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन के मुद्दे अगर देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जफर इस्लाम जी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या यही वजह है कि विपक्ष का कमजोर हो जाना और सही मुद्दों को ना उठाना आपकी जीत का कारण बन रहा है? आधा काम विपक्ष आपका कर दे रहा है। देखिए ना, अब चाइना के साथ
जो अभी हमारे 20 जवान जब शहीद हुए थे, उस दिन उनके 46 जवान को मारा हमारे जवानों ने, 20 हमारे भी शहीद हुए। उस रात क्या ऑपोजिशन का कोई लीडर चाइनीज एम्बेसडर के घर पे जाके भोजन करेगा क्या? ठीक, नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छी बात नहीं। महिमा जी, इस पर ये जवाब देश दे को दीजिए। कमजोर करने वाली बात है और लोगों को जो विश्वास जो है खोने वाली बात है। ठीक ठीक, महिमा जी इस तो पर इसमें जवाब दे विश्वास दीजिए। वो खो रहे हैं, आपका तो जो ये मैं क्या पॉइंट करूं? था उस पर हमारी जफर पार्टी क्या इस्लाम जी करे? कह रहे हैं कि हमें तो देश की विश्वास सुरक्षा जीतने का काम कर और रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात करना कोई गलत बात तो नहीं है। देश का कोई भी हिस्सा हो, राष्ट्रवाद की बात तो होनी चाहिए, देश हित की तो बात होनी चाहिए। इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों हो जाती है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस को या सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को जो कहने का अवसर देते हैं वो हमारी भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है। जो जिस प्रकार का उनका कॉन्डक्ट है, देखिए हमारे यहाँ कोविड से मौतें हुई और अभी हमारे पैनल पर माननीय एक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, अभी उनका कमेंट जरूर आएगा इसके ऊपर कि मौतें जो हुई, उन्होंने कल भी ये सवाल एक चर्चा में उठाया था और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी कि क्योंकि वो WHO ने उसका खुलासा कर दिया तो वो डेटा झूठा है, लेकिन एक ग्लोबल अवार्ड अगर कोई मोदी जी को दे देता है तो वो अवार्ड की वाहवाही जरूर वो सारे पटल पर जाकर के करेंगे। तो इसलिए ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष है जो देश के अंदर चल रहा है। और आप कितना छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा जो विश्व है, आप G20 जैसे समिट में रोटेशन से आकर के उसका श्रेय जिस तरह अपने सेहरा अपने सर पर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेशन है, हर राष्ट्र को आना है कि करके इस बार हम आए हैं, जिस तरह से उसका सेहरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सत्य भी बोला करें। ठीक, और जब अजय आलोक जी, अंतरराष्ट्रीय अजय आलोक जी, ये जो बात महिमा जी कह रही हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है या बीजेपी जो श्रेय ले लेती है हर चीज पर, उसका शायद तोड़ नहीं मिल पा रहा है विपक्ष को। देखिए, नफरत का कोई जवाब नहीं होता है। इतनी नफरत हो गई है मोदी नाम से कि उस नफरत के चक्कर में अपने देश को भी नीचा दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। ये जनता समझ जाती है, ये लॉजिक और इसलिए ये हश्र हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता रहा हूं लॉजिक ये है, क्या बताता हूं लॉजिक क्या है। आपको प्रधानमंत्री से चिढ़ है, आपको देश से तो चिढ़ नहीं है। चलिए, कोविड की मौतों यूएन पे तो आपने बता ही दिया, मैं हंगर इंडेक्स पे आता हूं। संजय मिश्रा जी, आप बताइए, हंगर इंडेक्स में हमें रखते हैं 107 पे, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनको रखा जाता है 77, 81, 72। रिपोर्ट सही है, मान लेना। और उस पे आप प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे, प्रमुख विपक्षी दलों के, कि बताइए साहब क्या देश चला रहे हैं, 107 पे ले आए। किस आदमी ने, किस संस्था ने रिपोर्ट बनाई, आप नहीं देखेंगे। श्रीलंका जिसको हम खिला रहे हैं, बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट देते हैं, अफगानिस्तान जो हमारे टुकड़ों पे चल रहा है, उसको हमसे ऊपर हंगर इंडेक्स में, और ऐसे रिपोर्ट को आप मान्यता देंगे और उस पे आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसिज्म करेंगे, तो देश की जनता आपको क्या समझेगी? और मुझे बोलने की जरूरत क्या है? ठीक, महिमा जी इस पर गई आप लोग, राजे जी को बोल दीजिए। नफरत से उनको नहीं हरा पाइएगा। ये इन्होंने खुद बता दिया कि जिन देशों को हम खिलाते हैं वो हमसे ऊपर आ गए हैं। मोदी के राज में यही स्थिति हो गई है। थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उसको मान लिया आपने, सच मान लिया, तो लोगों को उसको सच मान दिया। ठीक है महिमा जी, उसको महिमा सच जी मानती तो है उस मुझे लगता है रिपोर्ट को। समझने का फेर है। अजय आलोक जी कुछ और बात कह रहे थे और आप उसे किसी और तरीके से लेकर गई हैं। संजय मिश्रा जी, अजय आलोक जी आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। ये जो नजरिए का है, जनता का नजरिया बदलने की कोशिश है, उसके लिए हम तो कब बदलेंगी महिमा जी, कब बदलेंगी? यही तो सवाल है, कब बदलेंगी? आप लोग का नजरिया ठीक नहीं है। काम है मोदी और भाजपा ने मिलकर के जो देश को तहस नहस कर दिया है, वो बड़ा काम है। लगे हुए हैं प्राची जी, समय लगेगा पर कोई बात नहीं, हम दिन रात लगे हुए हैं मेहनत करने फिर में। मैडम आप जनता के विवेक पर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि रुक जाइए, मैं संजय मिश्रा जी को चर्चा में ले आऊं। संजय जी, संस्थाओं को इन्होंने कैप्चर कर लिया है, हम सच को सामने लाकर रहे। ठीक है महिमा जी, इसी पॉइंट का इंतजार था, पॉइंट आ गया। मैं आती हूं आपके पास। महिमा जी देखिए, आपकी पार्टी है, आपका संगठन कांग्रेस, आप ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि राहुल बाबा से अब नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना, और जो कहा आलोक जी ने, ये जो भ्रम जाल, आप जानते हैं आलोक जी, बीजेपी के आईटी सेल से सुबह सुबह कितने व्हाट्सएप भारत में छोड़े जाते हैं। आप बहुत ईमानदारी से आज बात कर रहे हैं, और वाकई हम लोग ईमानदारी से बात कर रहे हैं। आपको पता है कि बीजेपी ये भ्रम जाल की व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी जो है उसमें बहुत आगे है, तो उसमें से कहीं एक उल्टा भी पड़ जाता होगा। करते यही लोग हैं, वो कांग्रेस बिना सोचे समझे, दिमाग तो लगा नहीं रहे हैं, ये वो कहीं ना कहीं से उल्टा सीधा करके निकाल देते हैं। लेकिन सच क्या है आलोक जी,
जफर साहब से भी मैं बोलूंगा कि क्या शिक्षा पे बात नहीं होनी चाहिए देश में? क्या संविधान देश की जनता को हक नहीं देता है? जो लोग आज ईमानदारी से बोलिएगा, अजय जी मैं दिल्ली में रहता हूं, हमारे बिहार के लड़के जो पढ़ने के लिए दिल्ली में रह रहे हैं, आप बोलिए बिहार के लोगों की आज स्थिति क्या है जो किसानी करते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कि कृषि किस तरह की है, लोगों के पास 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा जमीन है और उन लोगों को पैसा अरेंज करके दिल्ली भेजना पड़ता है, बच्चे को उसको रूम रेंट देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, उसके पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं। संजय मिश्रा जी मैं समझू अगला टारगेट इस पे चुनाव जो होना है, जो 2024 इसलिए 2024 के लिए मैं कहना चाहता हूं आलोक जी, आप सभी लोगों को मिलकर, मैं भाजपा से भी कह रहा हूं, कांग्रेस से भी कहता हूं, आओ हाथ मिलाते हैं, सभी देश के इस मुद्दे पर लड़ते हैं कि सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले और इस पे बात करते हैं। सुनिए ना 1 मिनट, गुजरात में तो आईबी की रिपोर्ट थी कि अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, 2024 के लिए भी है क्या कोई रिपोर्ट? अब देखिए ना, फिर आप ऐसा बोलिए तो मैं बोलूंगा 2 करोड़ रोजगार कहां चला गया, तो जनता फिर काला धन कहां चला गया। तो मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता, नहीं इस तरह का व्यंग्यात्मक बात नहीं करता। तो जनता ने विश्वास तो नहीं किया ना, मैं तो जनता की प्रधानमंत्री की 2 करोड़ रोजगार दिए होते तो देश की हालात ये नहीं होता। सवाल पूछा है प्रधानमंत्री की काला धन लाए होते तो ये हालात नहीं होता। सवाल पूछने से लोगों को 15 लाख रुपए मिल गए होते। जब बोलते हैं संजय मिश्रा जी तब सोच लिया करें, लिख लिख कर जो दावे और वादे करते हैं तब सोच लिया करें। आप बीजेपी और कांग्रेस को तो पानी पी पी कर कोस रहे हैं, आपके नेता नहीं करते क्या? पंजाब में भी लिख के दिया था इन्होंने, तो पंजाब में कहा मैंने आपसे कुछ कहा? पंजाब में आप पर जनता ने भरोसा किया, लेकिन जिसको आप लिख कर दे रहे हैं गुजरात को और कह रहे हैं आईबी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट आप जानते हैं 2024 के लिए दे दीजिए आईबी की रिपोर्ट। नहीं, मुझे सुनिए ऐड कर दूं, गुजरात के 33 जिले में 20 जिले में शिक्षा का स्तर क्या, जरा पूछिएगा सफर इस्लाम साहब से। आप किस तरह के गुजरात में राजनीति आपने किया है वो सबको पता है, और जो गुजरात मॉडल आप देश में लेकर के गए हैं ना, उसको अब जनता समझने लग गई है ये मॉडल फर्जी है, ये मॉडल सही नहीं है देश। मॉडल अगर फर्जी होता तो 156 सीटें नहीं आते हैं ना 2024 में, करते हैं बात 2024। अरे सुनिए, आप जवाब दीजिए मुझे। दीजिए, बिल्कुल दीजिए सर। देखिए, मैं मिश्रा जी को जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जिस गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने इतने साल राज किया, वहां ड्रॉप आउट रेशियो 37.5% था। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आज 3% के आसपास है। जिस गुजरात में इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी रही, राज करती रही, वहां सिर्फ यूनिवर्सिटी जो है 21 यूनिवर्सिटी थी, आज 133 यूनिवर्सिटी है। जिस गुजरात में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीटें नहीं थी, वहां आज 65,000 सीटें हैं। बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए मिश्रा जी, आज वो पढ़ सकते हैं वहीं। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बड़ी मात्रा में बढ़े और भी बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में शिक्षा का जो स्तर था बहुत नीचे था, उसको बहुत ऊपर उठाया और होना चाहिए। मैं आपके बात से सहमत है, कुछ शिक्षा पे बात होनी चाहिए और होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। लेकिन आप पहली बात ये मुखौटा पहन के मत बैठिए ना, कहिए कि आप केजरीवाल के आदमी हैं, केजरीवाल के प्रवक्ता के तौर पे बैठिए। आप बैठे हैं, शिक्षा की बात की जफर साहब, बैठे हैं, मेरे मुद्दे गलत है, आप आरोप लगाइए। नहीं, मुखौटा पहन केजरीवाल की बात करें। नहीं, कौन मुखौटा पहन कर बैठा है, इसकी क्या विचारधारा है जफर इस्लाम जी, इसमें मत पड़िए, आप मुद्दों पर जवाब दीजिए। मैं सम्मान करता, सुनिए आपका मैं सम्मान करता हूं, मेरे मुद्दे गलत हैं, आप मेरे को बोलिए। मैं मुद्दे गलत है, आपके समर्थक और बात आपने गलत बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता आपको नहीं बोलेंगे। सुनिए, कांग्रेस को डर लगता है आपसे बोलने में और आपको डर लगेगा कांग्रेस को। मैं बोलता हूं 62 साल गुजरात को बने हो गया, 60 में गुजरात बना, महाराष्ट्र से अलग हुआ, 27 साल से आप बैठे हैं सर। आप किस और गुजरात में 60 के दशक की स्थिति और आज की स्थिति, आप ये रो नहीं सकते कांग्रेस के ऊपर। आपको जवाब देना होगा देश की जनता को। आपने 27 साल से गुजरात के लिए शिक्षा पे क्या खर्च किया आपने? मैं तो जवाब दे रहा हूं कि ये वही वो हालत कर दिया। मोरबी की घटना जब हुई है, मोरबी की घटना, जनता जो है खुश है, इसलिए 27 साल के बाद सुनिए 156 सीटें आना जो है ना, इतिहास है, इतिहास। आप इतनी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं वो इतिहास रचाया है और इसका श्रेय बिल्कुल जनता के गुजरात की जनता, इसके लिए गुजरात की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो बेनिफिशियरी है सर, गुजरात की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। मोदी जी का सम्मान किया, मोदी जी के लिए उन्होंने काम, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मोरबी में जो हुआ, जो उसी गुजरात के मुख्यमंत्री जो 18 साल रह करके आज 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, और उनको जब रात में जाना है तो करोड़ों रुपया हॉस्पिटल पे खर्च कर दिया जा रहा है।
कि प्रधानमंत्री जी आ जाए तो अरे कहीं संजय गलत- मिश्रा गलत जी, चुनाव फोटोग्राफी ना हो बीत जाए। गया। क्या संजय बात करते मिश्रा हैं जफर जी। साहब? अरे जनता चुनाव को गुमराह बीत मत गया। करिए। अब मैं देश की अजय जनता आलोक जी समझने को लग बताऊं। जाइए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। अरे सर बात रुकिए करने रुकिए में- रुकिए रुकिए संजय मिश्रा जी और एक सेकंड जफर इस्लाम जी, अजय आलोक जी कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। अजय आलोक जी, ये जो बात कर रहे हैं संजय मिश्रा जी, सवाल तो इसी बातों को लेकर है ना, जब इतनी समस्याएं हैं और इतनी तमाम दिक्कतें हो रही हैं इस देश में, तो जनता के सामने रख क्यों नहीं पा रहा है विपक्ष? रखिए, जनता को विश्वास दिलाइए, वोट ऐसे ही नहीं देगी जनता। मैं फिर वही कह रहा हूं कि लोकतंत्र में कभी भी जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए। गुजरात की जनता को नहीं भरोसा होता तो ये जनादेश नहीं मिलता। ये बात मान कर रहे हैं। जहां जहां आप, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी है, आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, मुझे उस पर कोई कहना नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह से आप मुझे कह रहे हैं कि बिहार के लड़के यहाँ आ रहे हैं, बड़े दिक्कत हो रही है, सब कुछ है बिहार में, मुझे कहना चाहिए आप तो दिल्ली में हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, केजरीवाल जी से रोज मिलते हैं, क्यों नहीं कहते हैं 850 स्कूल में यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। बिहार के लड़के यहाँ आते हैं, दिल्ली में एमसीडी के स्कूल में पढ़ने नहीं, या दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ने नहीं आते हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली सरकार नहीं चला रही है। लेकिन जो दिल्ली सरकार के स्कूल्स में, उसमें 850 में प्रिंसिपल नहीं है। सर, अपना घर ठीक कीजिए ना। आप लोग तो यू टर्न मारने के सुपर मास्टर हो चुके हैं, और इसके का साथ आप जाइएगा बाकी राज्यों में चुनाव लड़ने, क्या बोलिएगा कि हमने ये किया? पंजाब का क्या हाल कर दिया है आपने? आलोक जी, लॉ एंड ऑर्डर कहां गया पंजाब का? रॉकेट लॉन्चर लेके थाना पे अटैक हो जा रहा है। एक मिनट खत्म कर लेता हूं। खालिस्तानी सपोर्टर्स को जब सरकार सबको समर्थन करेगी ना, तो रॉकेट लॉन्चर्स थाने पे चलेंगे ही, ये सच्चाई है। आपके पहले कांग्रेस थी, क्यों नहीं ऐसा हुआ? कांग्रेस को श्रेय दीजिएगा ना खालिस्तान मूवमेंट खत्म करने का, कम से कम। खालिस्तान सपोर्टर कौन है? पूरा देश जानता है, आप लोग हैं, आपकी पार्टी है। आज इसलिए मन बढ़ गया पंजाब में, इकोनॉमी का खस्ता हाल कर। आलोक जी एक सेकंड प्लीज, मैं कर दूं, एक सेकंड दे दीजिए। साहब 6 महीने से पंजाब सरकार के लिए संजय जी, संजय जी, आप देखिए संजय जी, करके बीजेपी संजय जी, 10 सेकंड, 10 दो सेकंड, सौ मेरे पास बहत्तर समय करोड़ खत्म हो रुपए गया है। ऐड आपने दे दिया पूरे देश में पंजाब सरकार के काम के लिए। हुआ था क्या बीजेपी का हाथ था? चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय खत्म हो गया है। संजय जी, मैं इसलिए कही थी 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ मुकाबला में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।